इस आदमी ने 40,000 में एक प्राचीन सोने का नकली जार खरीदा, जो दिखाने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए था। फिर उसे केमिकल में डालकर तब तक खराब किया जाता है जब तक जार के धातु की चमक पूरी तरह से गायब नहीं हो जाती। अब यह नाजुक पवित्र प्याला इन लोगों को 400 करोड़ तक पहुंचाने का रास्ता था। यह लोग प्याले के साथ इंटरनेट पर तस्वीर पोस्ट करते हैं और खुद को विशेषज्ञ बताते हैं, जिसके बाद उन लोगों ने चर्च में जाकर पादरी को बहलाना शुरू कर दिया था। बर्लिन पादरी को चर्म पत्र दिखाते हुए कहता है कि यह काफी पुराना चर्च है। उसने सारे विदेशी दस्तावेज पादरी के सामने रख दिए थे। पादरी हैरान था, क्योंकि 13वीं सदी का यह चर्च 5वीं सदी के लेख में कैसे हो सकता है। तभी यह लोग पादरी को बताते हैं कि इस चर्च के नीचे खजाना छुपा हुआ है। यह सुनकर पादरी की आंखें तो लालच से चमक उठी थी, इसलिए वो सबको गुफा में ले जाता है। यहाँ तक तो बर्लिन की योजना सफल हो चुकी थी। इस गुफा में एक लंबी सुरंग थी जो पेरिस के सबसे महंगे नीलामी बैंक तक जाती थी। वो इस रास्ते से पूरे 400 करोड़ के गहने चुराने जा रहे थे। योजना के अनुसार पादरी को बेवकूफ बनाकर विश्वास दिलाना था, इसलिए उन्होंने चुपके से प्याला गड्ढे में रखकर उस पर मिट्टी डाल दी थी और उसे पर मार्क लगा दिया था। फिर जैसे ही पादरी गुफा में आता है तो यह लोग खोज करने की एक्टिंग शुरू कर देते हैं, और जब उन्होंने जमीन से प्याले को निकाला तो पादरी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। यह देखने के बाद तो पादरी अब बर्लिन की हर बात मानने को तैयार था। बर्लिन उससे झूठ कहता है कि उन्हें पूरा खजाना ढूंढने में कम से कम 3 हफ्ते और कुछ मशीनें भी लानी होगी। यह सुनकर पादरी कारीगरों से मदद मांगने का फैसला कर लेता है। बर्लिन का काम आसान हो चुका था, जिसके बाद अब यह लोग अपने असली योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो प्राचीन गुफा को तोड़कर सुरंग में आगे बढ़ते हैं और नेविगेशन सिस्टम की मदद से उस जगह पर पहुंच गए थे जहां सुरंग की दीवार के ठीक ऊपर गहनों से भरा बैंक था, और तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्हें एक झुका हुआ मार्ग खोदना था। यह लोग लेजर टेक्नोलॉजी से दीवार को काटते हैं, लेकिन तभी एक समस्या हो जाती है। पादरी स्पेन के विश्वविद्यालय में सोने के प्याले को जांच के लिए लेकर जाने वाला था, जिसका मतलब इनका सारा प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए उसको रोकने के लिए बर्लिन अपने साथियों को पादरी से प्याले को चुराने को कहता है, चाहे पादरी को खत्म ही क्यों न करना पड़े। समय बहुत कम था। दोनों साथी बाइक पर चर्च के बाहर पादरी का इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही पादरी बाहर आता है तो यह लोग उससे बैग को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पादरी बैग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तभी पादरी के 2 गार्ड्स ने बाइक चोर को कूड़ेदान से फेंककर नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद चोर बैग उठाकर तेजी से भागने लगते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों चोर एक शादी के प्रोग्राम में घुस गए थे। फिर शादी की गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। दोनों चोर जैसे तैसे गार्ड्स से निपटकर प्याले को वापस हथिया लिए थे, जिससे अब बर्लिन का रास्ता साफ हो चुका था। यह लोग अब दीवार को काटकर तिजोरी के पिछले दरवाजे तक पहुंच जाते थे, जो बहुत ज्यादा कीमती गहनों और हीरो से भरी हुई थी, जिसको देखकर चोरों की पूरी टीम खुश हो जाती है। इस तिजोरी में 400 करोड़ के गहने और हीरे रखे हुए थे, जिसमें सिर्फ मैनेजर को ही जाने की अनुमति थी। तिजोरी को बंद करने के बाद मैनेजर उसे फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन से लॉक कर देता था। इस बैंक में इतनी सुरक्षा थी कि इमरजेंसी की स्थिति में भी तिजोरी को खोलने के लिए 6 घंटे लग जाते थे, लेकिन चोरों ने तेज दिमाग लगाकर उस प्राचीन सुरंग में पहुंच जाते हैं, जिसके ठीक बगल में तिजोरी बनी हुई थी। चोरों ने सुरक्षा कपड़े पहनकर खुद को पूरी तरह से सील कर लिया था, ताकि मौके पर उनका कोई भी निशान न छूट जाए, चाहे वो एक बाल ही क्यों ना हो। फिर हैकर ने गार्ड की स्क्रीन को पहले से ही तैयार लूप वीडियो से बदल दिया था। तिजोरी पूरी तरह से साउंड प्रूफ थी। कोई नहीं जान सकता था कि तिजोरी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। यह लोग लेजर से काटी गई दीवार को बाहर निकालते हैं, फिर अंदर घुसकर तिजोरी के पिछले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फिर एक एक करके सारे लोग तिजोरी के अंदर घुस गए थे। शाही तिजोरी पहले से ही भरी हुई थी। बर्लिन का कहना था कि सब गहने निकालकर बॉक्स को उसी जगह वापस रख देना है। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ कोई आया ही नहीं था। हर गहने पर अपना नंबर लिखा था, जिससे लुटेरों को गिनती और जांच करने में आसानी हो जाती है। यह सारे गहने दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति थी। लुटेरों ने सारे गहने बैग में भर लिए थे। अब उनके सामने केवल यही एक समस्या थी कि 6 लोगों को कड़ी सुरक्षा वाले तिजोरी से बचकर निकलना था, और कल की नीलामी में अभी 10 घंटे और बचे थे। उन्हें इससे पहले गहनों के साथ पेरिस को छोड़ना था। फिर पहले से तैयार वेल्डिंग की मदद से यह लोग तिजोरी के पिछले दरवाजे को वापस जोड़ देते हैं। फिर वेल्डिंग के निशान मिटाकर मिट्टी के एक एक कण को भी साफ कर देते हैं, क्योंकि धूल का एक कण भी पुलिस के लिए सुराग बन सकता था। फिर चोर इस नीलामी बैंक के बिजली तार को सुरंग के हाई वोल्टेज करंट से जोड़ देते हैं, और एक पल का शॉर्ट सर्किट पूरे नीलामी बैंक की बिजली गुल कर देता है, जिससे गार्ड तुरंत तिजोरी के पास आ गए थे। लेकिन बिना बिजली के तिजोरी का दरवाजा नहीं खोला जा सकता था, इसलिए वो एक्सपर्ट को बुलाते हैं, और उस समय के बीच लुटेरों को काटी गई दीवार को जोड़ने और निशान मिटाने का समय मिल जाता है, ताकि जाने से पहले सब कुछ वैसा ही दिखे जैसे खोदने से पहले था। कोई नहीं जान पाएगा कि लुटेरे कभी यहाँ पर आए भी थे। सारे इस्तेमाल किए गए औजारों को भी इस सुरंग की जमीन में दफना दिया जाता है। फिर लुटेरे होटल लौटकर सब अपने रहने के निशान भी मिटा देते हैं, और टीम का एक आदमी गहनों को छोटा करके छोटे छोटे बैग्स में पैक करता है, और उन बैग्स को मछली के डिब्बे में डालकर फिर से उसे सील कर देता है, ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। सारे सुराग मिटाने के बाद बर्लिन पुलिस को भटकाने के लिए कुछ झूठे सुराग तैयार कर लेता है। वो एक नेकलेस लेकर शहर के बाहर एक बंगलो में आता है और झूठे सुराग बना लेता है। फिर अगले दिन जब तिजोरी खोली गई तो पूरे शहर में अलार्म बज उठा था। तिजोरी पूरी खाली थी। कड़ी जांच के बाद पुलिस को मैनेजर के कमरे से गहनों की संपत्ति मिलती है, जिससे पुलिस ने मैनेजर को ही चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल बर्लिन ने ही नकली सुराग से मैनेजर को फंसाया था। फिर लुटेरे पर्यटक बनकर अलग अलग अनजान बस से पेरिस को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन लुटेरों को पता नहीं था कि मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि 34 गहनों के मालिकों ने मिलकर दुनिया की सबसे टॉप जासूस को जांच करने के लिए बुला लिया था, जिससे बचना नामुमकिन था।